तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज हल करना है, जो कि पिछले पाठों पर आधारित है। प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाश की जो पीछे पढ़ा गया है हाइगेंस सिद्धांत, इन दोनों पाठों पर आधारित आज महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जैसा कि मालूम है 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और फिर है अगला, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। तो नेत्र लेंस उत्तल होता है और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 2 में नेत्र लेंस की प्रकृति हम कहेंगे अभिसारी होती है। जो प्रकाश नेत्र से प्रवेश करता है वो रेटिना पर पीछे फोकसित हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष की ओर वो एकत्रित हो रहा है एक बिंदु पर, इसलिए उसकी प्रकृति अभिसारी होती है नेत्र लेंस की, और यह उत्तल लेंस होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है, सूक्ष्मदर्शी की नली की जब लंबाई बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जब बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है। आवर्धन क्षमता कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या बदलती नहीं है, या अपरिवर्तित रह जाती है। तो इसमें नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी, आवर्धन क्षमता इसकी कम हो जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है। आवर्धन क्षमता मात्रक विहीन राशि होता है, इसलिए यहाँ 10 सीधे दिया हुआ है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है। तो आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और M की वैल्यू दिया हुआ है 10। और फिर कहा जा रहा है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी। तो हम जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, और नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी FE बराबर 20 सेंटीमीटर हम ये लिख सकते हैं। और साथ साथ दिया हुआ है अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ और कोई कंडीशन नहीं दिया है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है या अनंत पर बन रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में हम अनंत मानकर ही प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 दिया है और नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। अब दृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें मालूम है, M बराबर -FO/FE। ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाले केस में यहाँ 1+FE/D भी होता है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर जब बने उस केस के लिए M बराबर -FO/FE, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूले के प्रयोग से हम अदृश्यक की फोकस दूरी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो M की वैल्यू यहाँ 10 दिया हुआ है, और देखिए ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो इस सूत्र में माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, इसीलिए माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें हम माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, यहाँ हम सीधे परिमाण को लेकर सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब धनात्मक दिया हुआ है, तो हमें ऋण चिन्ह को नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ से देखिए FO निकालना है और FE का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब 20 से अगर 10 को गुणा करते हैं तो यहाँ से देखिए अदृश्यक की फोकस दूरी FO बराबर मिल जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसमें अदृश्यक की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, और ये हमारा राइट आंसर होगा 200 सेंटीमीटर। चौथा का ऑप्शन नंबर B राइट होगा। अब देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न इसी टाइप का दिया हुआ है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, अदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं FO की वैल्यू दी हुई है, FO बराबर 100 सेंटीमीटर। और साथ साथ यहाँ नेत्रिका की फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, FE बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो आवर्धन क्षमता सूत्र बताया ही गया है -FO/FE, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लिया गया है, इसलिए हम माइनस चिन्ह को छोड़कर केवल परिमाण ज्ञात करेंगे। तो परिमाण से देखिए यहाँ क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता।
तो यम बराबर क्या मिल जाएगा, एफ ओ का मान 100 है और एफ ई का मान 10 है। हम 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आवर्धन क्षमता 10 आ जाएगा, आवर्धन क्षमता आ जाएगा 10। तो इस प्रश्न नंबर 5 में, ये पांचवा प्रश्न जो दिया है इसमें देखिए 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, पांचवे में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब छठा प्रश्न देखिए, दो उत्तल लेंसों से जिनकी फोकस दूरियां 0.3 मीटर तथा 0.05 मीटर है, एक दूरदर्शी बनाई गई। दो उत्तल लेंस हमारे पास है और उससे एक दूरदर्शी का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं बड़ी फोकस दूरी वाला जो लेंस होगा वो अदृश्यक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और छोटी फोकस दूरी का जो लेंस होगा वो नेत्रिका के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ एफओ की वैल्यू दिया हुआ है 0.3 मीटर और साथ ही साथ एफई नेत्रिका की फोकस दूरी ये 0.05 मीटर दिया हुआ है। और इसमें कहा जा रहा है कि एक दूरदर्शी बनाई गई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तब लेंसों के बीच की दूरी है, लेंसों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम जानते हैं दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है यानी श्रांत नेत्र की अवस्था जब होती है तो वहां दूरदर्शी की लंबाई दोनों फोकस दूरियों के योग के बराबर होती है, एफओ प्लस एफई के बराबर होती है। अब इनका हम योग करेंगे 0.3 और प्लस 0.05, इनका अगर योग किया जाए तो यह आ जाएगा 0.35 मीटर। देखिए इसमें 0.35 मीटर ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, जब एक दूरदर्शी को सामान्य आंख के लिए समायोजित किया जाता है तो दोनों लेंसों के बीच दूरी, देखिए आप दोनों लेंसों के बीच दूरी दिया हुआ है। ये प्रश्न संख्या 6 था और अब सातवां प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। जब एक दूरदर्शी को सामान्य आंख के लिए मतलब अंतिम प्रतिबिंब यहाँ अनंतता पर बन रहा है, सामान्य आंख मतलब श्रांत अवस्था की बात की जा रही है और अंतिम प्रतिबिंब अनंत वाले केस की बात की जा रही है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी उस दूरदर्शी की लंबाई हम कह सकते हैं दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, दोनों की फोकस दूरी बतानी है। तो देखिए एल की वैल्यू 80 दिया हुआ है और हम जानते हैं एल का सूत्र हो जाएगा एफओ प्लस एफई, ये बराबर 80 और साथ साथ एम दिया हुआ है 19, तो ये एफओ बटा एफई की वैल्यू दिया हुआ है 19। तो यहां से हम निकालेंगे पहले एफओ की वैल्यू, एफओ की वैल्यू आ जाएगी अदृश्य की फोकस दूरी 19 इंटू एफई। अब यही वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो हम एफई निकाल सकते हैं, तो एफओ की जगह पर हम 19 एफई रख सकते हैं। तो यहाँ 19 एफई और प्लस एफई ये बराबर हो जाएगा 80, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 एफई बराबर 80 और यहाँ से नेत्रिका की फोकस दूरी 80 बटा 20 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 बार में कैंसिल होगा, एफई बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। और एफई अगर 4 सेंटीमीटर है तो एफओ यहाँ से निकल आएगा। देखिए एफई की वैल्यू अगर 4 रख दिया जाए तो एफओ कितना आ जाएगा 19 गुणे 4, 19 चौक 76, यहाँ से 76 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। यानी अब दृश्य की फोकस दूरी होगी 76 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी होगी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जहां 76 और 4 दिया है यानी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 76 और 4 ये आंसर मिल रहा है हमको, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसी प्रकार ये प्रश्न संख्या 8 है, एक खगोलीय दूरदर्शी का दूरस्थ वस्तुओं के लिए कोणीय आवर्धन का परिमाण, कोणीय आवर्धन का परिमाण यानी यहाँ आवर्धन क्षमता की ही बात की जा रही है। आवर्धन क्षमता कितना दिया हुआ है 5 के बराबर दिया है। यहाँ देखिए m की वैल्यू दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें m की वैल्यू दिया हुआ है 5 के बराबर। आवर्धन क्षमता का परिमाण जो है वो 5 है। अदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर। तो अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी मतलब उस दूरदर्शी की लंबाई दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अदृश्य की फोकस दूरी एफओ और नेत्रिका की फोकस दूरी एफई हमको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है और बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए एफओ बटा एफई का मान 5 के बराबर रख देंगे और यहाँ से हम निकालेंगे एफओ की वैल्यू, तो एफओ बराबर आ जाएगा 5 इंटू एफई और यही वैल्यू
यहाँ देखिए इसको हम FO प्लस FE कह सकते हैं। ये 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और FO की वैल्यू जब 5 FE रखेंगे, 5 FE, तो 5 प्लस 1 FE यहाँ जुड़ेगा, तो ये 6 FE बराबर मिल जाएगा हमको। 6 FE बराबर 36 और यहाँ से FE की वैल्यू मिल जाएगी 36/6, यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी FE की वैल्यू यहाँ अगर रख दिया जाए तो FO बराबर मिल जाएगा 5 × 6 यानी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अदृश्यक 30 सेंटीमीटर और नेत्रिका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो FO बराबर 30 और FE बराबर 6 किस ऑप्शन में दिया है? 30 और 6, पहले में 45 और 9 दिया है, इसमें 50 और 10 दिया है, इसमें 7.2 और 5 दिया हुआ है। अंत वाले में देखिए डी वाले में 30 और 6 ये दिया हुआ है, इसलिए इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न, इसका 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर, इस समय किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी? किस रंग के प्रकाश की चाल बतानी है जल में सर्वाधिक होगी? तो जल चूंकि एक माध्यम है और उसमें हम जानते हैं जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसकी चाल सबसे अधिक होगी। तो यहां लाल रंग का जो होगा वह सर्वाधिक चाल होगा। देखिए प्रश्न संख्या 10, यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रमशः c, VW तथा VG हो तो कौन सा संबंध सही है? देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि यदि निर्वात में वेग c से लिखा गया हो और जल में वेग है प्रकाश का VW और कांच में प्रकाश का वेग VG से प्रदर्शित किया गया है, तो इसमें कौन सा संबंध सही है, हमें सही क्रम बताना है। जैसा कि हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा तेज प्रकाश निर्वात में चलता है और फिर माध्यम अगर आ रहा है तो माध्यम की सघनता जैसे जैसे बढ़ती है प्रकाश का वेग घटने लगता है। तो निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलेगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू C की वैल्यू होनी चाहिए और उसके बाद में फिर प्रकाश की चाल इससे कम जल में होगी और सबसे कम कांच में होगी। तो इस प्रकार से जो संबंध यहाँ रिलेशन बन रहा होगा वही हमारा सही होगा कि सबसे बड़ा होना चाहिए C। तो देखिए इसमें तो सब बराबर दिया है, ये नहीं हो सकता, इसमें C सबसे बड़ा दिया है और उससे छोटा VW और सबसे छोटा VG, यानी राइट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और इसमें कोई सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ C सबसे बड़ा दिया है तो यहाँ BG फिर बड़ा VW से दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, यदि निर्वात में लाल प्रकाश की चाल VR, निर्वात में अगर लाल प्रकाश की चाल को VR से लिखा जाए तथा हरे प्रकाश की चाल को VG लिखें, VG हो, तो हमें बताना है इनमें संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है कि निर्वात में बात कर रहा है, निर्वात में लाल तथा हरे रंग की चाल के बीच संबंध। तो जैसा कि हम जानते हैं कि निर्वात में सभी रंगों की चाल समान होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से निर्वात में चलता है। अब वो चाहे लाल रंग का हो, चाहे बैगनी का हो, चाहे हरे का हो, यानी सभी रंगों का प्रकाश एक समान चाल से निर्वात में गति करता है। तो ऐसी आधार पर हम कह सकते हैं VR और VG ये दोनों बराबर होंगे, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तित रहेगा? वायु से जल में मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है और बताया जा चुका है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, आयाम बदल जाएगा, तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, हर चीजें बदलेंगी, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी में आवृत्ति दिया है, इसलिए इसमें सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, तो 13 में कह रहा है जब श्वेत प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है, कोई श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश या जिसमें सातों रंग का मिश्रण हो, तो ऐसा प्रकाश है और वह पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है, तो यानी सघन माध्यम में वो प्रवेश कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? पहला कह रहा है सभी तरंगदैर्ध्य एक ही चाल से चलेंगी, दूसरे में कह रहा है सबसे दीर्घ तरंगदैर्ध्य अधिकतम चाल से चलेगी, फिर कह रहा है सबसे लघु तरंगदैर्ध्य अधिकतम चाल से चलेगी और सबसे दीर्घ तरंगदैर्ध्य न्यूनतम चाल से चलेगी।
तो यहाँ रिलेशन बताया जा चुका है। चाल और तरंगदैर्घ्य जो होते हैं वह एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। चाल और तरंगदैर्घ्य ये अनुक्रमानुपाती होंगे। जिस तरंगदैर्घ्य को अधिकतम कहा जाएगा, यानी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा उस रंग की जो किरण है वो सबसे तीव्र गति से चलेगी। तो यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य जो अधिकतम है उसकी चाल भी अधिकतम होगी। तो यहाँ सभी तरंगदैर्घ्य कह रहा है समान चाल से, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है सबसे दीर्घ तरंगदैर्घ्य अधिकतम चाल, ये सही हो जाएगा। सबसे दीर्घ तरंगदैर्घ्य जो होगा वो अधिकतम चाल से चलेगा। फिर प्रश्न संख्या 14 देखिए, वायु में प्रकाश की चाल दिया है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और फिर कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। यहां मीटर पर सेकंड में हमें बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहां देखिए वायु में दिया हुआ है प्रकाश की चाल, तो निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये माना जाता है। और यहाँ वायु में दिया भी है 3 × 10⁸, और साथ में कांच में प्रवेश कर रहा है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। अब कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए एक सूत्र पढ़ चुके हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का अपवर्तनांक B = C/N। तो इस फार्मूले से हम सॉल्व करके B की वैल्यू निकाल सकते हैं, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो C का मान है 3.0 और नीचे 1.5। ये भी दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो हम यहाँ से दशमलव हम रिमूव कर सकते हैं। ये 15 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो V बराबर हो जाएगा 2.0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आएगा कि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल एक माध्यम में 330 मीटर पर सेकंड है। उसी माध्यम में 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल होगी। तो यहाँ ध्वनि तरंग की बात की जा रही है और एक कह रहा है आवृत्ति एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है, यानी आवृत्ति न्यून दिया हुआ है 256 हर्ट्ज। 256 हर्ट्ज आवृत्ति है और फिर कह रहा है कि ध्वनि तरंग की चाल एक माध्यम में 330, यानी जिसकी आवृत्ति 256 उसकी चाल है 330 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और साथ में कह रहा है 512 हर्ट्ज अगर आवृत्ति है किसी तरंग की, आवृत्ति अगर 512 हर्ट्ज है तब उसकी चाल क्या होगी, ये हमको निकालना है। चाल और आवृत्ति में रिलेशन पता लगाना है। तो चाल और आवृत्ति में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्वनि तरंग की बात की गई है और ध्वनि तरंगों के लिए एक सूत्र बताया गया है V = न्यू लैम्डा। V = न्यू लैम्डा ये कहा जाता है। V = न्यू लैम्डा कहिए, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए आवृत्ति जो होती थी ये प्रकाश के लिए, प्रकाश अगर है तो प्रकाश चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सभी माध्यमों में समान होती है, लेकिन यहाँ ध्वनि तरंग की बात की जा रही है। ध्वनि तरंग 256 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की बात की जा रही है और इसकी चाल एक माध्यम में 330 मीटर, उसी माध्यम में 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल बतानी है। तो यहाँ से देखिए हम अगर संबंध निकालें, अगर हम तरंगदैर्घ्य फिक्स कर दें, नियत कर दें, तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल न्यू निकल आएगा और यहाँ से अगर संबंध निकाला जाए तो V1 बटा V2 ये बराबर होगा न्यू1 बटा न्यू2 के। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, V1 की वैल्यू दिया हुआ है 330 और V2 की वैल्यू दिया हुआ है, V2 हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है हमको, और न्यू1 दिया है 256 और न्यू2 की वैल्यू दिया हुआ है 512 हर्ट्ज। तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, 256 दूना 512 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो V2 बराबर हमको मिल जाएगा 330 दूना 660 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 660 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हमारा है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 15वां का ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से यहाँ 660 मीटर पर सेकेंड सही आंसर होगा और इसी रिलेशन से निकाला गया है
क्योंकि तरंग दैर्ध्य की यहाँ बात नहीं की गई, ध्वनि तरंग है तो ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसी माध्यम में बात कर रहा है, तो माध्यम समान होने पर हम तरंग दैर्ध्य को समान कह देंगे कि समान तरंग दैर्ध्य रहेगा। तो ऐसे केस में आवृत्तियां भिन्न भिन्न होंगी और आवृत्ति चाल के अनुक्रमानुपाती कही जाएगी। अब देखिए 16वां प्रश्न, एक वर्णी प्रकाश वायु से एक माध्यम, एक वर्णी प्रकाश है यानी एक ही रंग की प्रकाश है, वो वायु से एक माध्यम, एक ऐसे माध्यम में जा रही है जिसका अपवर्तनांक n है, तो n अपवर्तनांक के माध्यम में अपवर्तित होता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात बताना है। आपतित तथा अपवर्तित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात हमको बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला पढ़ चुके हैं हम, फार्मूला जो व्यापक रूप पढ़ा गया है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर ये बराबर होता है 1n2 और ये बराबर होता है v1 बटा v2 और ये बराबर होता है λ1 बटा λ2। इसको स्नेल के नियम का व्यापक स्वरूप कहते हैं। तो इसी से हम निकाल सकते हैं, एक वर्णी प्रकाश की बात की गई और एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक n की बात की जा रही है और यहाँ उसमें अपवर्तित हो रही है प्रकाश किरण। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों के तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, तो मान लीजिए आपतित तरंग दैर्ध्य को λ1 कहें और अपवर्तित तरंग दैर्ध्य को λ2 कहें, तो यहां से हम निकाल सकते हैं संबंध कि n बराबर λ1 बटा λ2, ये हो जाएगा n बराबर λ1 बटा λ2। क्योंकि यहाँ एक वर्णी प्रकाश जो है वो वायु से माध्यम में जा रही है, तो वायु से माध्यम में जब जाएगी तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n दिया हुआ है, तो n बराबर λ1 बटा λ2 होगा। और हमें बताना है आपतित और अपवर्तित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, यानी इसी अनुपात की बात कर रहा है, λ1 अनुपाते λ2 का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए n को हम n बटा 1 कर दें तो यहाँ इसका अनुपात आ जाएगा n अनुपाते 1। तो इसमें देखिए n अनुपाते 1 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है n अनुपाते 1, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 17, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। देखिए जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बतानी है तो इसके लिए फार्मूला बताया गया है, किसी माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य है λw बराबर, तो ये निर्वात में तरंग दैर्ध्य लैम्डा और बटा माध्यम का अपवर्तनांक n, इस फार्मूले से हमने तरंग दैर्ध्य का प्रभाव बताया है माध्यम में, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रॉम, ये 6400 एंगस्ट्रॉम दिया है और अपवर्तनांक 4/3 है, तो यहाँ 4/3 करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और यहाँ से काटेंगे इसको, 4 एकन्नम 4 और 4 छक 24 और डबल 0, तो इस प्रकार यहाँ 1600 आएगा, 16 तिया 48, तो इसका राइट आंसर 4800 एंगस्ट्रॉम होगा। 4800 एंगस्ट्रॉम राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 17 का बी सही होगा, 4800 एंगस्ट्रॉम, तो ये 17वें का हमारा आंसर होगा। अब आइए 18वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3 में प्रवेश करती है, जल में इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। बिल्कुल सेम इसी टाइप के प्रश्न है और इसी तरीके से हम जल में तरंग दैर्ध्य फाइंड कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ है वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, तो वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक दिया हुआ है यहाँ पर 4/3, तो यहाँ देखिए 4/3 जब करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 और 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ 3000 एंगस्ट्रॉम ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी जल में तरंग दैर्ध्य 3000 एंगस्ट्रॉम। 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बी वाला आंसर सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 को कैसे सॉल्व करें, तो 19 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस प्रकाश की कांच में तरंग दैर्ध्य होगी। देखिए यहाँ कांच में तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है और 6000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश है, यानी निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा की वैल्यू। तो बिल्कुल इसी फार्मूले से यहाँ जल ना कहकर कांच कह दिया गया है, तो माध्यम में तरंग दैर्ध्य लैम्डा m बराबर लैम्डा बाई माध्यम का अपवर्तनांक n होता है। तो यहाँ माध्यम कांच लिया गया तो हम w की जगह पर हम कांच के लिए g का प्रयोग करेंगे
और लैम्डा अपॉन यहाँ अपवर्तनांक हम कांच का लिख देंगे। तो बिल्कुल यही फार्मूला है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और प्रकाश की कांच में तरंगदैर्ध्य बतानी है। तो यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम और कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, 1.5। अब इसको अगर काटा जाए तो ये दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर 15 चौका 60 ये कैंसिल होगा और पीछे 3 0 बच रहा है तो यहाँ 3 0 और बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से लैम्डा जी बराबर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार 19 का 4000 एंगस्ट्रॉम उत्तर ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 19 का सी सही हो जाएगा। अब ये 20वां प्रश्न आइए देखते हैं 20वां प्रश्न क्या होगा। तो 20वें प्रश्न में कहा जा रहा है 5 × 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश, यानी प्रकाश की आवृत्ति दिया हुआ है 5 × 10⁴ हर्ट्ज, 4 नहीं यहाँ 14 हर्ट्ज दिया है और आवृत्ति दिया है और कह रहा है कि प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में चल रहा है, उसकी तरंगदैर्ध्य होगी। यानी हमें बताना है तरंगदैर्ध्य क्या होगा। क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है 5 × 10⁴ हर्ट्ज, 5 × 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति है और साथ में क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.5, ये दिया हुआ है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में चल रहा है। अब बताना है उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तरंगदैर्ध्य हमको बताना है। देखिए तरंगदैर्ध्य कैसे बताएंगे, तो यहाँ देखिए दो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, दो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला पढ़े हैं B बराबर C/N, B बराबर C/N और दूसरा फार्मूला हम एक ये भी पढ़ चुके हैं B बराबर न्यू इंटू लैम्डा, B बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करके हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं, न्यू दिया है n दिया है और हमको बताना है तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ देखिए ये दोनों ही v के सूत्र है, C/N भी v का सूत्र है और न्यू लैम्डा भी v का सूत्र है। तो इन्हीं दोनों सूत्रों को अगर बराबर कर लिया जाए, इन्हीं दोनों सूत्रों को बराबर कर लिया जाए, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यू लैम्डा बराबर C/N, न्यू लैम्डा बराबर C/N। यहाँ से हम लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं। तो लैम्डा देखिए कितना आएगा, लैम्डा बराबर अगर निकाले तो ये आ जाएगा C/N इंटू न्यू, ये फार्मूला बन जाएगा C/N इंटू न्यू। अब इसमें देखिए दिया हुआ है C का मान हमें मालूम है, निर्वात में प्रकाश की चाल, आवृत्ति दिया है, अपवर्तनांक दिया है और माध्यम में जा रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले और कह रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य होगी। तो तरंगदैर्ध्य कहाँ पूछा जा रहा है, C का मान भी दिया हुआ है, C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तरंगदैर्ध्य हमें बताना है उस माध्यम में, तो माध्यम में तरंगदैर्ध्य बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। माध्यम में अगर चाल b है, निर्वात में c है, तो v बराबर C/N माध्यम का अपवर्तनांक है। और देखिए माध्यम में चाल को हम न्यू इंटू लैम्डा, चूंकि आवृत्ति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है, माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलती है। और अगर हम माध्यम में तरंगदैर्ध्य को लैम्डा कहें तो लैम्डा और न्यू का गुणनफल ये माध्यम में चाल के बराबर होगा। तो अब यहाँ इन दोनों को बराबर करके C/N और न्यू लैम्डा को बराबर करके ये फार्मूला मिला है। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर यहाँ स्पेस है थोड़ा सा, लैम्डा बराबर देखिए C/N, तो C का मान है 3 × 10⁸ और नीचे है n इंटू न्यू। n का मान दिया हुआ है 20वां में, n का मान 1.5 है और न्यू का मान देखिए कितना दिया है, तो न्यू का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻14। यहाँ हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻14। इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 1.5 है, ये 3 है, 2 बार में कैंसिल होगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। चाहे पॉइंट हटा के 30 बनाइए, फिर 15 से काट दीजिए और चाहे 1.5 को 2 बार गुणा करने पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर 2 × 10⁸ मिल रहा है और नीचे 5 × 10⁻14 मिल रहा है। अब हम इसको देखिए, इसको 1 10 यहाँ निकाल के अगर गुणा करा लें, इसको हम 20 बना लें तो 20 × 10⁻7 ये बन जाएगा और नीचे से 10⁻−14 ऊपर आएगा तो 7 में से 14 घटेगा तो यहाँ माइनस में 7 मिल जाएगा और नीचे है बटा 5 ये मिल जाएगा।
ये 10 का घात 14 को ऊपर ले गए तो -14 हो गया, और यहाँ से 1 10 इसमें गुणा कराया गया तो 2 का ये 20 हो गया, 2 में 10 गुणा करा के 20 बनाया गया है, और साथ में यहाँ 10 की घात 7 प्लस में थी और ये माइनस में 14 ऊपर आएगा, तो 7 में से 14 घटेगा तो 10 की घात -7 बचेगी। अब यहाँ देखिए 5 से 20 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जा रहा है लैम्डा की वैल्यू 4 गुणे 10 का घात -7, तो ये आएगा मीटर में। हमें जवाब किस में देना है, तो जवाब देना है एंगस्ट्रॉम में। तो इसको 10 का घात 10 से अगर गुणा किया जाए, अगर इसको 10 का घात 10 से गुणा किया जाए तो यहाँ देखिए 10 में से 7 घटेगा, 10 का घात 3 बचेगा, यानी यहाँ सीधे 4000 एंगस्ट्रॉम इसका उत्तर हम दे सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 20 में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब ये 21वां प्रश्न देखिए, इस टाइप के प्रश्न आजकल बनते हैं। कथन और कारण में सही विकल्प चुनना है। तो 21वें प्रश्न में कहा जा रहा है सही विकल्प चुने। तो यहां देखिए दो बातें दी हुई हैं, एक अभिकथन के रूप में ए लिखा गया है, एजम्पशन है, और दूसरा रीजन आर है, कारण उसका आर दिया है। तो पहले दोनों को सही ढंग से पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए हम अच्छे से जब प्रश्न पढ़ लेंगे फिर इसमें सीधे ऑप्शन में ही इसका उत्तर छिपा होता है। बस हमें प्रश्न को सही समझना है एक बार। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके स्नेल का नियम व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा तरंगाग्र, हमने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगाग्रों का अपवर्तन दिखाया था और वहां स्नेल के नियम की पुष्टि की थी। तो स्नेल का नियम भी उत्पन्न किया जा सकता है, यानी अभिकथन जो ए कह रहा है ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। और इसका कारण जो दे रहा है, देखिए कारण आर में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है दो माध्यमों में तरंग वेगों का अनुपात इन माध्यमों में तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर होता है, यानी तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर वेग कह रहा है। तो हमें मालूम है v जो होता है वो लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई आवृत्ति जो होती है वो सभी माध्यमों में समान रहेगी, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऐसे स्थिति में v और लैम्डा समानुपाती होते हैं और v1 v2 का अनुपात λ1 λ2 के अनुपात के बराबर ही होगा। यानी कारण R जो कह रहा है दो माध्यमों में तरंग वेगों का अनुपात इन माध्यमों में तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर है, तो यह भी बिल्कुल सत्य कह रहा है। कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध है? तो देखिए ये सीधे यही कह रहा है कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है और स्नेल के नियम को भी उत्पन्न किया जा रहा है, और इसमें कह रहा है कि वेग और तरंगदैर्घ्य का अनुपात बराबर होगा। तो ये दोनों बातें किसी भी तरह से रिलेट नहीं कर रही हैं। हाँ, स्नेल के नियम के व्यापक रूप में यह चीजें दिखाई गई हैं। भाई स्नेल के नियम में व्यापक रूप में बताया गया है साइन आई बटा साइन आर 1n2 के बराबर, और वह v1 बटा v2 के बराबर, फिर λ1 बटा λ2 के भी बराबर। तो वहां से बराबर तो मिल रहा है, लेकिन यह स्नेल के नियम का व्यापक रूप है। इस नियम से इसकी कोई व्याख्या नहीं होती। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करके स्नेल का नियम भी उत्पन्न किया जा सकता है, और स्नेल के नियम में यह रीजन वाली बात आ रही है। तो स्नेल का नियम अलग है, ये इसकी व्याख्या कहां से करेगा? भाई हाइगेंस से इसका कोई संबंध नहीं। हाइगेंस से स्नेल का नियम की पुष्टि किया जा रहा है और स्नेल के नियम के व्यापक रूप में इस बात को कहा जा रहा है, यानी ये व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन जो है वह सही है, दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो कथन का व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से 21वें प्रश्न में अगर कहा जाए सही उत्तर कौन सा, तो अब देखिए प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं, अब ऑप्शन इसमें चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत है, सही व्याख्या नहीं है। भाई अभिकथन की व्याख्या कारण कहां कर रहा है, तो कारण यहां व्याख्या नहीं कर रहा। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा सही होगा कि इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है कारण। फिर तीसरे में कह रहा है अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, तो ये तो गलत है। भाई दोनों सत्य है, और इसमें कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों असत्य, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो इस प्रकार कूट वाले प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करें, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे अब प्रश्न दिन ब दिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। प्रश्नों को और कठिन बनाने के लिए कूट पर आधारित इस तरीके से अभिकथन और कारण पर आधारित भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की भी पुष्टि कीजिए। तो इस प्रकार इन दोनों पाठों से प्रकाशिक यंत्र और इधर जो पाठ बताया गया है हाइगन्स तरंग सिद्धांत, इन दोनों से आधारित यहाँ 21 प्रश्न का सिलेक्शन किया गया था और इन प्रश्नों को एक बार और अच्छे से दोहरा लीजिएगा, जिससे कि अगर ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो छूटे ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।